पूछ लीजिए जब तक हम एक्चुअली ये सिर्फ एक ही रिपोर्ट मुझे जो है वो ठीक दिख रही है। ये जो हेमा जी ने भेजी है ना, गैस्ट्रो वो इंडोस्कोपी की रिपोर्ट है। हमारा कहना ये बाकी सब में पीडीएफ भेजा है, तो पीडीएफ में डाउनलोड फोन पे ही कर लेता हूँ मैं फिर। पीडीएफ आप देख लीजिएगा, उससे हम डिस्कस कर लेंगे। तो पूछ लीजिए तब तक, अगर आपका कोई सवाल है, जब तक सब आ रहे हैं तब मैं स्टार्ट करता हूँ। नहीं सर, मुझे तो एक्चुअली उसमें त्राटक वाली क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन करना था। फिर मैं ना 2 दिन दिल्ली में नहीं थी और जहां पर थी वहां बात कर नहीं पा रही थी। तो सर मुझे ये पूछना था कि जैसे मेरा त्राटक के टाइम पे ऐसा हुआ था कि मुझे, मैंने आपसे कहा था ना, सांस लेना मैं भूल गई थी। मतलब मेरे साथ ये कंडीशन आई थी कि मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहता कि ब्रीथिंग का। जी। तो ये किस कारण से होता है सर? देखिए, सांस लेना भूल जाना जो है, ये बेसिकली आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, रिलैक्स हुआ, जिस वजह से रिस्पॉन्स थोड़ा डिले हो गया। आप भूली नहीं, आपका जो ब्रीदिंग रिस्पॉन्स था वो थोड़ा डिले हो गया। एक्चुअली हमारी ब्रेन में पॉन्स और मेडुला, ये ब्रीदिंग रिसेप्टर सेंटर्स होते हैं, जिनका काम होता है सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। तो जब ये कुछ रिलैक्स स्टेट पे थे, तो रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो हो गया। इस वजह से आपको ऐसा लगा कि सांस नहीं आ रही है। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है सर ये जब मेरे आपको। साथ एक बारी मेडिटेशन के टाइम में भी हुआ था। हाँ। मैं मेडिटेशन के बीच में एक्चुअली बिल्कुल भूल गई कि मतलब मेरे को लेना, और थोड़ी टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे को बड़ी देर हो गई और मेरे को सांस ही नहीं आया है। मतलब फिर उस टाइम में जैसे मैं कॉन्शियस जैसे आई तो तब मुझे फील हुआ कि, और सेम वही चीज मुझे अब की बारी आप जब त्राटक करा रहे थे तो उस टाइम पे ऐसा ही फील हुआ कि शेफाली जी, देखिए डरिएगा मत। आ, ये एक बार आप स्लीप एप्निया का टेस्ट करा लीजिएगा। उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, अगर पहले भी कभी हुआ है। बट अगर सिर्फ दो कौन बार सा हुआ टेस्ट? तो बहुत सर कौन सा सिंपल। टेस्ट? स्लीप एप्निया एक कंडीशन होती है जिसमें हम जब भी थोड़ा ट्रांस में जाते हैं, हम सांस लेने में डिफिकल्टी फील करते हैं या सांस लेना भूल जाते हैं। तो ये पर 2 बार में मैं नहीं कहूंगा कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। आप थोड़ा सा एक्टिव ब्रीथिंग बढ़ाइए, तो ये इम्प्रूव भी हो सकती है। और या तो फिर आप त्राटक 2 4 10 दिन लगातार करके देखें, क्या ये दोबारा होता है, फिर स्लीप एप्निया का टेस्ट करके देखें। ठीक है। ठीक है सर। सर ये बेसिकली नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टेस्ट होता हाँ, है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी मतलब अभी इतनी जल्दी, मैं पहले ही बोला कि आप डरिएगा मत। हाँ नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रही क्योंकि मतलब मेरे साथ मेडिकल में ये रहा है कि पहले मुझे स्ट्रेस एंड एंजाइटी काफी रहा, अब तो योग मतलब काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। बट हाँ, अभी भी स्टिल ऐसा होता है सर कि मैं अगर कभी दोपहर को सोई हूँ तो मैं सडनली घबरा के अभी भी उठ जाती हूँ। मतलब मैं। बिल्कुल सामान्य है, इसके लिए इतना परेशान मत होइए। ये बहुत नेचुरल कंडीशन है, किसी के भी साथ हो सकती है। तो इसलिए हाँ जी। बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। पर हाँ, ये जरूर कहूंगा कि थोड़े दिन लगातार त्राटक कीजिए। अगर ऐसा दोबारा एक्सपीरियंस करेंगे, फिर जरूर इस पे सोचने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, तो हम रिपोर्ट्स की ओर चलते हैं। सबसे जो पहली रिपोर्ट हम ले रहे हैं वो एक, आपने ये रिपोर्ट देखा था? ये रिपोर्ट बहुत सिंपल रिपोर्ट है, इसलिए इसमें कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो, लग। हाँ सर। सर मैंने ये रिपोर्ट देखी थी, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने भेजा था ये आपको। क्योंकि मैंने समय आज ही ये एपिसोड देखा, तो मैंने आज ही शाम को ही मंगा के देखी है ये रिपोर्ट ना मैंने। इसमें क्या है कि जो ड्यूटेनम है, ड्यूटेनम जो आपका फूड पाइप है, उसमें सूजन है। सॉरी, ड्यूटेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें सूजन है। ठीक है। दूसरा क्या है, जो स्टमक का हिस्सा है वो थोड़ा सा परफोरेट करके थोड़ा कैविटी को, मतलब जो थोड़ा सी कैविटी थी उसको परफोरेट करके ये थोड़ा ऊपर की ओर निकल गया। तो मतलब डायफ्राम बीच में जो था, डायफ्राम को हल्का सा कट करके ये ऊपर की ओर निकल गया है। इस कंडीशन को हाइटल हार्निया बोलते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा सूजन भी है।
ड्यूडनम में थोड़ी सूजन भी है। तो ये क्लियर केस ऑफ हाइपर एसिडिटी है, ईसोफेजाइटिस की कंडीशन है, या मतलब ये समझो, वैसे तो अभी ईसोफेगस ठीक लग रहा है, सिर्फ हाइटल हार्निया ही है, पर ड्यूडनम में भी सूजन है। तो ये अगर अभी केयर नहीं किया गया तो आगे चल के ये अल्सर बन सकता है। सर इनके लीवर में प्रॉब्लम है, ये मेरे ब्रदर की रिपोर्ट है सर, मैंने इससे मंगवाई, मैंने कहा देखूं क्योंकि उनके लीवर में काफी प्रॉब्लम, मैंने आपसे बात भी करी थी। तो जी। उनके ये क्या कहते हैं, इनकी फूड पाइप में दिक्कत रहती है हमेशा। हम्म। ये फूड पाइप में ही आ गया ना ये। हाँ, तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपने रिपोर्ट में शेयर की, इसमें लिवर का तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ और लीवर की रिपोर्ट सर है मेरे पास, वो मेरे पास अलग से है रिपोर्ट, वो भी मैं भेजूंगी नहीं, क्योंकि मतलब मैंने इसमें यही देख लिवर, रही थी मैं। इसमें इस रिपोर्ट में लिवर का जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ जी। क्रॉनिक ईसोफेजाइटिस है, उसमें सूजन थी, जिसकी वजह से स्टमक जो है वो बाहर निकल गया, हाइटल आने वाली, और ड्यूोडेनम में सूजन है। तो ऐसी कंडीशंस आगे चल के अल्सर बनाती है, तो इसका थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। क्या कभी उनको बाइंडिंग वाइंडिंग हुई है लीवर पे, कभी ब्लीडिंग हुई थी? सर अभी नहीं, अभी तो डॉक्टर ने कहा है कि बॉर्डर लाइन पे है इनका लीवर ना, क्योंकि उनकी जो कह रहे अच्छा, थे कि लीवर के पास की जो वेन होती है वो स्वेल हो गई है काफी। बिल्कुल, तो आगे चल के इनको ब्लीडिंग का भी रिस्क है। है, बताया वो डॉक्टर ने। चलिए, तो ये पहली रिपोर्ट थी। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। वैसे भी इस कंडीशन में न्यूट्रिशनल एडवाइस एडवाइस ज्यादा जरूरी है, न कि आ, हमारी अपनी उसकी। योग में हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, न्यूट्रिशन अगर अच्छा किया जाए तो डेफिनेटली बड़े अच्छे चेंजेस मिलेंगे उनको। जी सर, ठीक है, थैंक जो दूसरी रिपोर्ट है वो मैंने ग्रुप में सर शेयर। एक सर इस रिपोर्ट। रिपोर्ट में एक बार हरने वाली लोकेशन दिखा दीजिए, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि हरने कौन सा है इसमें। उसके साथ साथ लिखा हुआ था, आपने पढ़ा नहीं था? ग्रुप पे है, पढ़िए नीचे देखिए, उसमें लिखा हुआ है, ग्रुप में हमने भेजा है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप देखेंगे तो स्मॉल हाइटस। सीमा जी आप म्यूट पे हो। सर वो तो रिपोर्ट नहीं पढ़ी मैं, वो पिक्चर में कह रही मैं, वो हरने वाली लोकेशन वाली कौन सी है वो, वो पिक्चर में एक्सरे में। जो पिक्चर में लोकेशन है वो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हाँ उसकी, वो उसमें तो देख के मैं कंफ्यूज हो रही कि इसमें हाँ, मतलब सब एक जैसा लग रहा, मुझे पता ही नहीं उसमें चला कि आप हरने की उसमें आप नहीं लोकेशन। समझ पाएंगे, क्योंकि वो नॉर्मल कोई एमबीबीएस भी नहीं समझ पाएगा। उसके लिए एक स्पेसिफिक डीएम चाहिए जो इंडोस्कोपी करता है। तो क्योंकि ये सब म्यूकोसल सेल्स एक जैसी दिखती हैं, तो उसके लिए रिपोर्ट पढ़नी जरूरी होती है। तो रिपोर्ट इसीलिए लिखी भी जाती है कि अगर आप उसके डायग्राम्स और बाकी चीजों से कंफ्यूज हैं तो रिपोर्ट पे नीचे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिए। तो कंफ्यूजन इसीलिए लिखा जाता है। सर ये अभी जो एक इसकी रिपोर्ट, थोड़ा एक ना, मैंने मिनट अभी देख। आपने एक रिपोर्ट भेजी है, सर ये उनका ना हमारे, पीठ का दर्द, कमर का, मतलब स्पाइन यानी कंधे का, ये उनका दर्द नहीं जा रहा है। तो वो जो लिखा है ऑस्टियोफाइट्स, सर इसका क्या मतलब होता है? सिंगल इंटेंसिटी। रिड्यूस T2 सिंगल इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? हाँ देखिए, तो ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है, सिर्फ एज रिलेटेड इसमें डीजेनरेटिव चेंजेस हैं। डिफ्यूज का मतलब होता है किसी भी चीज का जुड़ जाना, मिल जाना। ठीक, तो इनकी जो C3 C4 वर्टेब्रा है, C4 C5 वर्टेब्रा है, इसके बीच की गैप कम हो रही है धीरे धीरे। और ये गैप कम इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि ये एक तरह का
फीकल सर सेट किसकी? कंप्रेशन है, मतलब उनकी एज के हिसाब से डीजनरेशन हुआ जिससे ये अकड़ रही है। तो उनकी रीढ़ की हड्डी एज के डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से अकड़ रही है। साथ साथ कहीं कहीं पे सर ये ऑस्टियोफाइट्स दिख किसकी रहे रिपोर्ट है? हैं, कहीं कहीं पे ऑस्टियोफाइट्स। कहीं कहीं पे सर बल्जेस भी दिख रहे हैं। सर ये ऑस्टियोफाइट। मंजू जी ने जो रिपोर्ट भेजी है नाम वो रीड पता कर नहीं। रहे हो क्या? सर जी हाँ, सर जी हाँ, जी। सर सिंगल इंटेंसिटी ये का क्या मेघा मतलब? अम्बेलकर की है क्या ये रिपोर्ट सर? सर टी टू सिंगल इंटेंसिटी यानी क्या होता है? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो आप? सर ये पॉइंट एक तो फर्स्ट है मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स। सेकंड डिस वो है ना, डेजिकेशन ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क विद रिड्यूस T2 सिंगल इंटेंसिटी। ठीक है, मैं आपकी रिपोर्ट मतलब पे क्या जा होता रहा है? हूँ। एक्चुअली आपकी रिपोर्ट बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। अभी ये जो आप रिपोर्ट भेजी है, इस रिपोर्ट में सिर्फ लास्ट वाली लाइन पढ़िए बस। ओके। ठीक, लास्ट वाली लाइन पे साफ साफ लिखा हुआ है एज रिलेटेड डीजनरेटिव चेंजेस। लास्ट वाली लाइन पढ़ रहे हैं, आप देख रिपोर्ट रहे किसकी है? आप किसकी यस रिपोर्ट सर, पढ़ रहे हैं? राइट सर। हैं इसमें ये रिपोर्ट मेरी जो अभी मैंने भेजा है मंजू टिलवानी, लास्ट मेघ लास्ट है वो है। मेघा करके एक लेडी है जिनका MRI रिपोर्ट है, उसमें साफ साफ नीचे लिखा हुआ है एज रिलेटेड डीजनरेटिव चेंजेस। बस सर इतना क्या? पढ़ने के बाद रिपोर्ट समझ में आ गई कि इंसान को न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है और लंबे समय से चल रही है, जिसकी वजह से एज रिलेटेड डीजनरेटिव चेंजेस आए। अब बाकी का उसमें आप दिमाग लगा के परेशान होंगे। तो हर सर रिपोर्ट, मैं आपको जो समझा रहा हूँ पहले सुन लीजिए, फिर आपके सवालों का जवाब। कोई भी रिपोर्ट पढ़ती है तो रिपोर्ट पे नीचे वाली जो लाइंस होती है वो कंक्लूजन होती है पूरी रिपोर्ट का। ठीक, तो नीचे वाली लाइन पे जो आपने पढ़ा तो उसमें आपको मिला कि एज रिलेटेड डीजनरेटिव चेंजेस। एज रिलेटेड मतलब जैसे जैसे किसी इंसान की एज होगी तो उसका सिस्टम थोड़ा कमजोर होगा। डीजनरेशन का मतलब हुआ कि प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रॉपर केयर ना होने की वजह से अब ये धीरे धीरे डीजनरेट हो रही, खराब हो रही। तो एज रिलेटेड डीजनरेटिव चेंजेस को रीस्टोर नहीं किया जा सकता। इसको वापस इंप्रूव करने के लिए मसल्स को हेल्दी करना होगा और एक्टिविटी बढ़ानी होगी जिससे ये डीजनरेशन थोड़ा स्लो हो जाए। जैसे किसी इंसान को मरने से नहीं रोका जा सकता, ठीक उसी तरीके से एज रिलेटेड डीजनरेटिव चेंजेस को नहीं रोका जा सकता। क्लियर? अब यहाँ जो C1 C3 C4 जो देख रहे हैं ये वर्टिब्रास है, सर्वाइकल 1 2 3 4। तो ये उस हिस्से में अकड़न जकड़न आ रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ऑस्टियोफाइट्स कुछ टर्म्स यूज होते हैं MRI में, सारे टर्म्स को एक एक करके सुन लीजिए। ऑस्टियोफाइट्स का मतलब हुआ कि जो बोन्स के बीच पे कार्टिलेज है वो दब के साइड से निकल रही है, इसको ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। इसी में बल्जेस बनते हैं। तो जब बल्जेस बनते हैं तो इसमें एक बलून टाइप का स्ट्रक्चर निकल जाता है जिसके भीतर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड घुस जाता है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो फ्लूइड घुस जाता है, बल्जेस बन जाते हैं। तो योग में ऑस्टियोफाइट्स और बल्जेस का सेम तरीके से माफ कीजिएगा, तो योग में ऑस्टियोफाइट्स का बल्जेस का सेम तरीके से मैनेजमेंट करेंगे कि मसल्स को मजबूत करेंगे और बोन्स को अपवर्ड स्ट्रेच करेंगे जिससे इंटरवर्टेब्रल स्पेस इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो इसको स्ट्रेच करके ट्विस्ट कर देंगे तो इंप्रूवमेंट आएगा। तो परिवर्तता जान ताड़ासन जो है, परिवर्तता ताड़ासन वो बड़ा अच्छा आसन होगा इनकी कंडीशन में। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपकी रिपोर्ट। और कौन सी रिपोर्ट देखें? थैंक यू सर। नहीं, थैंक यू नहीं, ये आप लोग को पढ़ना आना चाहिए। शिल्पा जी ने भी कुछ कुछ भेजा है। हाँ जी सर। क्या भेजा शिल्पा जी आपने? सर एक तो स्पाइन की एमआरआई है और एक ब्रेन की एमआरआई है। अच्छा, स्पाइन की तो फिर समझ में आ रही है, बस थोड़ा बहुत जो भी है उसमें।
फिर भी आप मेडिकल टर्म अगर कुछ समझाने लायक हो तो समझा दीजिए सर लास्ट इसमें। लाइन पढ़िए, लास्ट लाइन पे साफ साफ लिखा होगा। ये जो स्पाइन की एमआरआई है, ये तो ठीक ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। वो स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस सिर्फ दिख रहे हैं और कुछ नहीं, मतलब स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस की वर्टिब्रास खिंची हुई है और कुछ बड़े चेंजेस नहीं है, ठीक है। लेकिन स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस और ये हाँ, वो स्पॉन्डिलोटिस, खिंचे हुए ये खिंचे हुए खिंचे हुए बता रहा हूँ ना मैं आपको कि खिंचे हुए आपस में, जो वर्टिब्रास के बीच का इंटरवर्टिब्रल स्पेस है वो दूर है। जैसे मानो एक हाइपोथेटिक एग्जांपल, कि एक वर्टिब्रा से दूसरे वर्टिब्रा की दूरी जो है वो 0.25 सेंटीमीटर है, तो ये 0.25 की जगह 0.27 होगी। सर ये ये खिंचाव किस लिए आता है? जी, ये खिंचाव किस लिए आया है? अब ये तो वही जानेंगे कैसे उन्होंने अपनी बॉडी का डिजनरेशन किया कि खिंच गया, पॉस्चर मतलब ये रिलेटेड होगा, डिजेनरेशन के कारण आया है, मतलब डिजेनरेशन के कारण आया है। कुछ झटका पड़ा होगा, कुछ खिंचा होगा, गलत तरीके से लेटे होंगे, गलत तरीके से झुके होंगे, कोई भी कारण हो सकता है, चोट लगी हो, कुछ भी हो जिससे ये खिंच हम्म। गया। अब इसी में अच्छा। अगर ये अकड़ जाता तो ये 0.25 जो डिस्टेंस थी वो कम होके 0.23 हो जाती, 0.21 हो जाती, तो ये एडहीजन होता, इसमें फिर क्या होता, साइड से बल्जेस वगैरह बनते, हम्म। ठीक है। तो ये हम्म। सिंपली एक तरह का चेंज है जिसमें अपवर्ड स्ट्रेचेस बहुत हेल्प करेंगे। बाकी ये जो कंडीशन है समटाइम्स सर्जिकली मैनेज की जाती है, क्योंकि वो खींचने से भी वो डिस्टेंस कम नहीं होगा, तो उसको सर्जिकली मैनेज करते हैं। हाँ डॉक्टर ने यही बोला है सर, इनको सर्जरी ही बोला है। बट अब एज इतना है तो सर्जरी करवाना तो सही होगा नहीं सर। 84 85 समथिंग एज है। और ये जो दूसरा रिपोर्ट आपने ब्रेन का भेजा है, ये इनके ब्रेन रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम पुरानी है, तो हम योगा टीचर कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें ब्रेन वाली कंडीशन में। तो ब्रेन वाली कंडीशन में इनको न्यूरोपैथिक मेडिसिन ही लेनी एक ऑप्शन है, क्योंकि एज 74 से ज्यादा है, समझ रहे हो। अब ये हम्म। मैं जो नतीजे पे पहुंचा कि किस पे क्या करना है, उसके समझने के लिए सबसे बेसिक चीज आपको समझनी है कि एमआरआई की रिपोर्ट हो, सीटी स्कैन की रिपोर्ट हो, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हो, एक्सरे की रिपोर्ट हो, सब पे अंतिम में कंक्लूजन लिखा हो, और वो कंक्लूजन जो है वो बताता है कि ये डिजेनरेटिव चेंजेस हैं तो एज रिलेटेड या न्यूट्रिशन रिलेटेड होंगे। अगर इसमें कुछ एडिशनल डेवलपमेंट है तो वो चोट से हो सकता है या पॉस्चर रिलेटेड हो सकता है, ठीक, अगर कोई डेवलपमेंट दिखा रहा है। सर एडहीजन पोस्चर है, से कैसे एडिशनल डेवलपमेंट हो सकता है पोस्चर से? अगर आप गलत तरीके से बैठे रहोगे तो आपकी हाँ। स्पाइन बार बार खींची रहेगी, तो एक हाँ तरफ दबेगी एक तरफ निकली रहेगी, तो क्या होगा, उस तरफ एडिशनल डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा। वो तो उसमें तो वर्टिब्रा जो होंगी उसका अलग, भाई जब मतलब दबेगा वर्टिब्रा। तभी तो, देखिए अब जब कभी आप हम्म। सैंडविच बनाते हो तो क्या करते हो, सैंडविच पे हाँ। एक लेयर लगा के ऊपर से दबाते हो तो साइड से निकलता ना। हम्म। तो एडिशनल डेवलपमेंट हमेशा कब होगा, कंप्रेशन से, अच्छा। हम्म। ठीक। तो ये हम्म। एडिशनल डेवलपमेंट है, इसके अलावा अगर कोई इससे ज्यादा गहरी कंडीशन है तो हम हम्म। योगा टीचर्स बहुत मदद नहीं कर पाएंगे, स्पेशली बोन रिलेटेड कंडीशन में, क्योंकि बोन रिलेटेड कंडीशन में एक गलत स्ट्रेच प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। तो जहां पे भी बोन में फ्रैक्चर हो, रमेश जी आपका प्लीज म्यूट कर लीजिए ना एक बार, बार बार आप आ जाते हैं स्क्रीन पे, सर नहीं दिखाई जहां पे देते। भी बोन में डिफिकल्टी दिख रही है, वहां आपको कोशिश ये करना है कि आप उनको बोलें कि भैया इसको फिक्स कर लीजिए फिर एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि बोन्स के फ्रैक्चर में, बोन्स के डीजनरेशन में एक्सरसाइज करने से ये प्रॉब्लम
एक्सेलरेट होगी कम नहीं होगी। तो इसीलिए आपने सर सुना इसमें होगा, ऐसा, सुन लीजिए पूरी बात, सब हाँ हाँ, पूरी कर लो फिर बोलिएगा, आप बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि डॉक्टर बहुत सारे ज्वाइंट कंडीशंस में कहते हैं एक्सरसाइज मत कीजिएगा, कम से कम चलिए, कम से कम। सो इसके पीछे यही रीजन है कि जहां पे भी फ्रिक्शन होगा वहां डिजेनरेशन बढ़ेगा। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में भी हो सकता है, डिजेनरेटिव चेंजेस की कंडीशन में भी हो सकता है, एडिशन की कंडीशन में भी हो सकता है, कुछ अगर फ्रीज हो रहा है वहां पे भी हो सकता है। तो ये जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ, फ्रीज हो रहा है, डिजनरेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, बल्जेस बन रहे हैं, ये सारे कंडीशंस अगर आपको दिख रहे हैं तो आप फिजिकल कंडीशंस देख के डिसाइड कीजिएगा कि एक्सरसाइज करना उचित होगा कि नहीं होगा। कुछ केसेस में एक्सरसाइज करने से तकलीफ बढ़ सकती है। ठीक, तो बोन्स रिलेटेड केसेस में एक्सरसाइज पोस्ट ऑपरेटिव बहुत अच्छा है, और बोन्स रिलेटेड कंडीशन में एक्सरसाइज जब सिर्फ और सिर्फ कैल्सिफिकेशन हो, अकड़न हो, तब अच्छा है। अदरवाइज बोन कंडीशन में एक्सरसाइज नहीं करनी होती। तो एक्सरे में देखिएगा, अल्ट्रासाउंड में देखिए, एक्सरे में, एमआरआई में, सीटी स्कैन में बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेन मत कीजिएगा। क्लियर है? सर चलिए, ये सर ये तो आपने सारे, क्रॉनिक एक लेकिन मिनट साधना जी, मैं पूछ लूं? पूछिए एक मिनट पूछिए में पूछ पूछिए लूं पूछिए सर? पूछिए भाई, रुकने से अच्छा कुछ तो हाँ बोल। हाँ। सर सर जितने भी आपने अभी ये नेम्स बोले हैं सारे, हाँ, इसका जो हमें पूरा अगर सारा समझना है तो ये कहाँ पर समझ सकते हैं सारा चीजें, जैसे मैं जो भी अभी आपने। बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए और रिपोर्ट्स में पढ़िए, समझ जाएंगे। भाई देखिए, बिना प्रैक्टिस के आप सोचो घर में बैठ के बिना पढ़े तो नहीं होगा। मैंने आप सबको बोला था कि जितनी ज्यादा रिपोर्ट्स पढ़ोगे उतनी टर्मिनोलॉजी से सर आप, काम क्लियर होगा। सर वो रिपोर्ट्स तो हम अब कोशिश कर ही रहे हैं, आपका जब कोर्स किया उसके बाद से, और अभी तक में थोड़ा शिल्पा तो। जी सुनो तो पूरी बात, आप बहुत अधीर हो रहे हो, बहुत ज्यादा अधीर हो। देखो, रिपोर्ट, एक रिपोर्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब आप 50 रिपोर्ट देखोगे तब आप टर्मिनोलॉजी से परिचित होगे कि हाँ यार, ये वाला वर्ड मैं बार बार देख रही हूँ, तो इसका मतलब ये होता है। मैंने इसीलिए सारे कॉमन वर्ड्स आपको बता दिए कि एडिशन होगा, डीजनरेशन होगा, बल्जेस होंगे, है ना। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी आप देख लोगे। अगर इसके अलावा कहीं पे कोई और नई चीज मिलती है तो समझ लीजिएगा कि जैसे बोन्स में अगर कहीं फ्रिक्शन आ रहा है, बोन्स में कहीं मानो कोई गैप दिख रहा है, कोई लेयर दिख रही है, कोई क्रैक दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एक्सरसाइज मत कराइएगा। बोन टूटी हो तो एक्सरसाइज नहीं करते। बोन कमजोर हो, ऑस्टियो ऑस्टियोमलेसिया या ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन हो, या बोन्स में आपको सीवियर डिजेनरेटिव चेंजेस दिख रहे हैं, तो भी एक्सरसाइज फायदे की जगह नुकसान करती है। वहां पे सप्लीमेंटेशन ही रोल प्ले करते हैं। किसी इंसान को खाना ना खिलाया जाए और उसको मेहनत कराई जाए तो वो मर जाएगा, लेकिन अगर किसी इंसान को सही से खाना खाएं और मेहनत कराएं तो वो मजबूत हो जाएगा। तो यही रिपोर्ट देखने के पीछे मकसद ही यही है कि कहीं हम उनको अंधाधुंध एक्सरसाइज कराते हुए नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक, तो जहां पे भी बोन्स रिलेटेड कंडीशन है उधर एक्सरसाइज फायदा नहीं करती। जहां मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है वहां न्यूट्रिशन के साथ एक्सरसाइज बहुत फायदा करती है। तो मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होंगी वो हमेशा आपको हेल्प करेंगी। कैसे? विटामिन B12, विटामिन D, कैल्शियम, प्रोटीन के सप्लीमेंटेशन के साथ कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच वाली एक्सरसाइजेस, पवन मुक्त सीरीज। ठीक, तो इससे आप सारे मस्कुलो स्केलेटन प्रॉब्लम्स पे अच्छा कमांड ला सकते हो अगर आप ढंग से एमआरआई और सीटी स्कैन को सिर्फ देखना चालू कर दो। तो आपको पता होगा कहाँ पे जोर लगाना है, कहाँ पे जोर नहीं लगाना। तो जहां पे भी बोन का जिक्र आएगा वहां जोर नहीं लगाना है।
जहां बोन का जिक्र नहीं है वहां जोर लगाना है। क्लियर? बहुत क्लियर शब्दों में बता रहा हूं, जिससे कोई भी बेसिक सा इंसान इसको समझ सके और इससे बेनिफिटेड हो सके। ठीक, चलिए। साधना जी, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी सर, इसी रिपोर्ट में जो सेकेंड रो में जो है इसके, वो है कि क्रॉनिक लेक्यूनर इंफ्रारेड इन द पोन्स, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसीलिए तो बताया कि बहुत पुराने समय से इनका जो ब्रेन का एक हिस्सा है वो अर्धचंद्राकार में चिपकता जा रहा है। तो इसकी वजह से इनको रिस्पॉन्स में, बाकी चीजों में धीरे धीरे दिक्कत आएगी। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि यहाँ हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सर ये एज रिलेटेड है या जैसे किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से पॉसिबिलिटी है इसमें? पॉसिबिलिटी तो डेफिशिएंसी की ही है। और हम्म। क्या डेफिशिएंसी है? वो है कि यहाँ पे बहुत लंबे समय तक न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी थी। मतलब इंसान के पास काम करने भर की ऊर्जा नहीं थी, जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुई, और उस इन्फ्लेमेशन से अब धीरे धीरे उसके ब्रेन रिसेप्टर सेंटर्स सिकुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे B12 की भी डेफिशिएंसी है, यहाँ पे भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी है। मतलब इंसान ने बहुत लंबे समय तक ऐसा खाना खाया जो उसके शरीर को सही पोषण नहीं दे पाए। तो ये कंडीशन है माल न्यूट्रिशन की। स्पेशली जो एजेड लोग, थोड़े हमारे घर के बड़े बूढ़े होते हैं ना, जो कहते हैं नहीं नहीं मुझे बस 2 रोटी देना, थोड़ी सी सब्जी देना, या थोड़ा सा दाल दे दो, मैं बस यही खाऊंगा। तो इस तरीके से जब लोग थोड़े लापरवाही वाला खाना खाते हैं तो ये कंडीशन डेवलप होती है, क्योंकि करीब 10-15 साल से ज्यादा समय तक इन्होंने बहुत छोटी मात्रा में प्रोटीन खाया हो, इसलिए इनकी ये स्थिति हुई है। तो न्यूट्रिशन ही हमारी डीजेनरेटिव चेंजेस का पहला आधार है। कोई भी चीज खराब होगी तो न्यूट्रिशन की कमी से। कोई जल्दी बूढ़ा हो रहा है, न्यूट्रिशन और हार्मोन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। कोई लंबे समय तक एज नहीं हो रहा है, मतलब न्यूट्रिशन अच्छा, उसके हार्मोन्स अच्छे। आपने सुना होगा ना वो संतूर माँ मम्मा वाला जो ऐड आता था, वो यही है कि आपका न्यूट्रिशन कितना अच्छा है, आपकी एक्टिविटी कितनी अच्छी, एक्सक्रीशन कितना अच्छा। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे अब चलते हैं कुछ और। हाँ जी, ना बोल दीजिए, आप भी बोल दीजिए। तो ये समहाउ पार्किंसन से तो रिलेटेड नहीं है ना कंडीशन? नहीं, ये पार्किंसन से रिलेटेड नहीं है। अब ये तो वही बता पाएंगे जिन्होंने ये रिपोर्ट शेयर किया कि उनको दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि अभी उनके ब्रेन का जो रिसेप्टर है, पॉल्स वाला हिस्सा, वो ऐसे मुड़ रहा है। तो अब उसकी वजह से क्या दिक्कत आ रही है, ये कोई न्यूरोलॉजिक जो है वो बिल्कुल। बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है सर। जी, बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है हाँ, मतलब। तो वो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट ही कुछ डेवलप हो रहा है, और क्योंकि उनका डायबिटिक न्यूरोपैथी भी हो गया है सर, इसके कारण भी। वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आएंगी। तो ये हम्म। क्योंकि उतना न्यूट्रिशन नहीं बचा ना उनके पास। तो सर अभी इनको क्या मतलब, अगर न्यूट्रिशन अगर सजेस्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं? प्रणाम। अब तो मत देख। देखिए, उस केस आंखें में, पूछती हैं इससे। उस केस में कभी भी हाथ मत डालिए पता नहीं जिस लोग। केस में चीजें ठीक ना हो। हाँ, अगर आपके फैमिली मेंबर है तो मैं कहूंगा कि इनको थोड़ा अच्छे से केयर करिए, इनसे थोड़ा प्यार से बात कीजिए, थोड़ा अच्छे से खाना खिलाइए, थोड़ी वॉक कराइए, थोड़ा बैलेंसिंग स्ट्रेचेस कराइए। इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन ठीक कभी नहीं होंगे। तो अगर सर मेरे आपके पापा ही। हाँ, तो अगर आपके पापा हैं तो फिर बहुत ध्यान से, क्योंकि इस समय उनको इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ धीरे धीरे मजबूती की ओर जाना है। ठीक, क्योंकि नर्वस सिस्टम जब भी कमजोर होगा, ना तो एकदम से कमजोर होगा, ना एकदम से उसमें ताकत आएगी। सर मैंने एक रिपोर्ट भेजी है, थोड़ा सा मेरे को उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में। इसमें मेरे को रेड ब्लड सेल्स का पता लग गया है, हीमोग्लोबिन का पता लग गया। इसमें सर ये एमसीवी क्या है? एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी? वो इन्फेक्शन फिगर आउट करने के लिए है, आपके लिए इनका मतलब नहीं, क्योंकि ये मीन सेल वॉल्यूम्स जो होते हैं उनका ओके। मतलब मीन निकाला जाता है कि आरबीसीज का मीन क्या है, डब्ल्यूबीसीज का क्या मीन है। सो ये बेसिकली कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शंस को फिगर आउट करने के लिए ये देखा जाता है।
तो जब अच्छा। किसी का थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे हो तो ये समझते हैं कि ये कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में चल रहा है, तो फिर उसको फिगर आउट करते हैं कि क्या चल रहा है। इनके हील्स में प्रॉब्लम थी, हील में बहुत दर्द रहता था, काफी दिखाने के बाद भी डॉक्टर ने कहा साइड टेस्ट कराओ, तो उन्होंने साइड टेस्ट करा दिए अपने। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये इससे डायग्नोस नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ अंदर चल रहा था, उसको देखना होगा। सर लास्ट में ये ल्यूकोसाइट काउंट्स हैं, न्यूट्रोफिल। मैं बताया था, ये सारी चीजें बताया था, फिर से बता देता हूँ अच्छा अच्छा, ये कौन सी सब चीज। इन्फेक्शन के उससे है सर। हाँ जी हाँ मैं जी। बता देता हूँ कि ये जो आपका सीबीसी का टेस्ट होता है, एक एक करके इसको समझ लीजिए। सीबीसी का जो ठीक है। टेस्ट होता है उसका मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता रहा हूँ। जी जी जी। इसमें आपको आरबीसीज का नंबर, डब्ल्यूबीसीज का, तो ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और टोटल इरेथ्रोसाइट काउंट्स होते हैं। तो आपके बॉडी में कितने डब्ल्यूबीसीज हैं, कितने आरबीसीज हैं, ये बताता है। इसके अलावा जो डिफरेंशियल काउंट है, लाइक न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एस्नोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये अलग अलग डब्ल्यूबीसीज कैसे हैं आपकी बॉडी में, उसका डिफरेंशियल काउंट। तो ये जब बढ़ते हैं तो अलग अलग तरह के इंफेक्शंस आपकी बॉडी में आते हैं। लाइक एक एग्जांपल से समझिए कि स्नोफिल्स अगर किसी के ज्यादा बढ़ जाए तो उसको रेस्पिरेटरी इंफेक्शन आए, किसी के बेसोफिल्स ज्यादा बढ़ जाए तो उसको किडनी इंफेक्शन आ सकते हैं। तो ऐसे ये अलग अलग तरह के इंफेक्शन शो करते हैं। यहाँ पे हम योगा टीचर्स थोड़े लिमिटेड हैं, हम उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे जिनके साथ ये सीवियर डिफरेंशियल काउंट में चेंज हो। ठीक इसी तरीके से मीन सेल वॉल्यूम्स जो है, अगर उनमें कोई एमसीवी एमसीएच वगैरह में चेंजेस है तो भी हम योगा टीचर्स इस इन्फेक्शन को नहीं ठीक कर सकते। हम क्या देख सकते हैं, आरबीसीज देख सकते हैं, डब्ल्यूबीसीज देख सकते हैं, हीमोग्लोबिन देख सकते हैं, ईएसआर देख सकते हैं जो ये बताएगा कि इंटरनल सूजन वूजन तो नहीं है। तो ये सारे टेस्ट हमारे मतलब के टेस्ट हैं जो ये बताते हैं इन्फेक्शन। पर आपको एक और अच्छी चीज बता देता हूँ कि कभी भी योग में इन्फेक्शन के समय एक्सरसाइज नहीं कराई जाती, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी वीकेस्ट फेज पे है और ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने से आपकी इन्फेक्शन की कंडीशन बढ़ेगी। तो अगर किसी को बुखार हो, एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। किसी को किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, लाइक उसको टाइफाइड हो गया हो, किसी को मलेरिया हो गया हो, किसी को डेंगू हो गया हो, है ना, किसी को हे फीवर हो, किसी को चिकन पॉक्स हो, किसी को रूमेटाइड फीवर हो, कुछ भी ऐसी कंडीशन हो जो इन्फेक्शियस है, लाइक यूटीआई हो किसी को लिवर पे कोई इन्फेक्शन हो, लाइक लिवर पे इन्फेक्शन की कंडीशन होती है हेपेटाइटिस या फिर जॉइंटिस, ऐसी कंडीशन में भी योग नहीं कराएंगे। जैसे सर अब मेरी स्टूडेंट को टाइफाइड हुआ है, तो मैंने अभी वो नहीं आ रही क्लास में, मैंने कहा नहीं आप रेस्ट करो, जब आपका बिल्कुल ठीक हो जाए तब क्लास के अंदर आना, तो उनको मैंने मना कर दिया तो क्योंकि उनकी बॉडी पेन बहुत ज्यादा है। इन्फेक्शन की कंडीशन में एक्सरसाइज नहीं करते जब तक ये इन्फेक्शन ना खत्म हो। ठीक, तो ये हो गया कंप्लीट ब्लड काउंट, आपका सीबीसी। फिर उसके बाद मैंने और ब्लड टेस्ट बताए थे आपको, अगर किसी ने भेजे हो तो भेज लेते। ये शेफाली जी आपने क्या भेजा? सर सर्दियों में कोल्ड कफ हो जाता है, उस कंडीशन में भी नहीं कराना? ये तो आपने जो भेजा है, अ, ये शेफाली जी आपने जो भेजा है, ये तो पीसीओडी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसमें तो ब्लड टेस्ट करके देखने होंगे। वो रिपोर्ट भेजो सर, ये बेसिकली मैंने आपसे डिस्कस किया था जिनको डिस्क डिजेनरेटिव प्रॉब्लम हो गई थी और आपने मुझे कहा था कवर कराई है। तो अब सर ये है कि मैंने इनको कवर करा रही हूँ और इनको फर्क है। इन्हीं की एक रिपोर्ट है सर जिसमें ना इनको गॉल ब्लैडर के अंदर दिक्कत थी और थोड़ी सी आपने मुझे बोला था कि सिम्टम्स आप ना से, तो मुझे लगता है उन्हें पीसी हो गया, तो मैंने ये रिपोर्ट करी थी सर मुझे, इसमें सर भी मैंने वही आपको कहा गया है कि उनको हार्मोनल इवैल्यूएशन के लिए आगे जाना चाहिए, पीसीओडी के मैनेजमेंट के लिए। तो बेसिकली जब भी आपकी रिपोर्ट आप पढ़ते हो ना, तो नीचे वाली लाइन जरूर पढ़ा करिए।
नीचे वाली लाइन से आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ये रिपोर्ट एक्चुअली कहना क्या चाह रही है। उसके बाद फिर ये आपने कुछ ब्लड टेस्ट भी भेजे हो। अच्छा, ये हमारा ही है। इसमें तो कुछ भी नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्म्स फ्यूजन अपीयर नॉर्मल है। ये गीता अरोरा जी का जो ये एमआरआई किया गया था, किस किस कारण से किया गया था? सर इनको ना मैंने बताया था एक्सपेक्ट सर्जरी पे मतलब एडवांस से आसन करे तो कुछ दिन पहले ही इनका क्वेश्चन हुआ था। तो उसके बाद से इनकी कमर में वो दर्द बैठ गया और ये एक्सरसाइज करते रहे कॉन्फिडेंटली। फिर इसके बाद इनको डिस्क डिजनरेटिव की प्रॉब्लम आई तो जब ये मेरे पास आए थे तो मैंने बोला कि आप एक बार ही पहले पूरा टेस्ट अच्छे से करा कर फिर तब आओ। जी हम इसमें क्या कर सकते हैं, इससे पहले मैं कुछ नहीं अभी आपको बता सकती हूँ। फिर सर मैंने आपको रिपोर्ट भेजी थी तो आप अभी आगे आने वाला मत कराना और मुझसे भी कराना। तो सर मैं अभी तक वही करा रही हूँ बट अभी बीच में कि मुझे ऐसे थोड़ी मैं वहां जाती थी उन्होंने मुझे मल्टीटास्किंग कराते थे मुझे कमर के लिए बड़ा अच्छा है। तो मैंने हल्का सा कमर को स्ट्रेच कराने की कोशिश करी तो उनका जाती ही मुझे रात को आ गया कि मेरे पेन है। तो मैंने उनसे कहा अभी आप इसी हिसाब से चलने दो, आप मुझे 90 डेज का टाइम दो जो हम करा रहे हैं। आप पहले 90 डेज के बाद मैं आपकी बात आपको बताऊंगी, अभी इससे पहले मैं कुछ नहीं आपको रिपोर्ट दे। सर मुझे ये था कि आपने बताया था कि मैं 90 डेज कंप्लीट करने में लग जाते हैं और फिर छुट्टियां कर लेती हैं। मैं आपको तो कुछ मुझे भी नहीं सुन पा रहा हूँ, सॉरी शेफाली जी, बहुत कोशिश की आपकी आवाज सुनने की। अगर कोई नहीं सुन पा आवाज रहा है तो क्लियर नहीं है repeat नहीं नहीं आवाज क्लियर नहीं है, नहीं समझ में आ रहा था उनकी प्रॉब्लम। आवाज क्लियर नहीं है। दूसरी रिपोर्ट हिना जी आपकी जो आपने भेजी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही क्या? मतलब आपने रिपोर्ट देखी नहीं, बस ऐसे भेज दी? नहीं सर, एक तो मेरे हस्बैंड की है। आ, जसवानी जो लोकेश, ये आपके हस्बैंड है? हाँ जी, हाँ जी। इसमें कहाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही मुझे बहुत ज्यादा। उनका थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक करिए, खाना पीना ठीक कराइए, है ना? हाँ जी। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल दोनों ही गड़बड़ है। टोटल कोलेस्ट्रॉल भी 200 के पार जा रहा है। तो मतलब खाने पीने की थोड़ी दिक्कत है। बाकी ये बिलिरुबिन भी उनका थोड़ा, तो लीवर भैया भी थोड़े गड़बड़ चल रहे हैं। बाकी हीमोग्लोबिन भी थोड़ा कम है। ठीक है। हीमोग्लोबिन उनका कम ही रहता है, और सर उनको थायराइड इश्यू है, वो मेडिसिन लेते हैं। हम्म, ये बट देखिए, मतलब वैसे देखा जाए तो ही इज वेरी एक्टिव, मतलब 4 डेज उनका जिमिंग रहता है, अब एंड देखिए 2 दिन घर पे भी कर। यहाँ पे अगर आप देखोगे अब्सल्यूट स्नोफिल्स रेज्ड है। तो थोड़ा बहुत ना स्नीजिंग, थोड़ा कफ एंड कोल्ड का इन्फेक्शन इनको देखने को मिलेगा वेदर चेंज में, क्योंकि इनका स्नोफिल थोड़ा हायर साइड पे जा रहा है। बाकी सर इनका कौन सा वाला है ये स्नो? एक डिफरेंशियल काउंट में अगर आप देखोगे, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, स्नोफिल, ओके, हाँ हाँ हाँ, एब्सोल्यूट स्नोफिल्स राइट। हाँ। ओके। बाकी तो सब कुछ इनके ऐसे ही है, मतलब जो ये बताते हैं कि लाइफस्टाइल थोड़ी गड़बड़ है, लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक कर लीजिए, तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि इनके बेसिकली जो हार्ट के पैरामीटर्स हैं वो गड़बड़ हो रहे हैं। अगर ऐसे ही 10 साल चलता रहा तो फिर हार्ट डिजीज आएगी। बीपी की दवाई तो नहीं लेते? नहीं। हाँ। तो अगर 10 साल ऐसा चलता रहा तो बीपी की दवाई लेनी पड़ेगी। ओके। और अभी कोई ठीक है प्रॉब्लम सर। बड़ी है नहीं। चलो हाँ तो सर, वैसे एक्टिव है वो तो, मतलब अब ये फोर जो डेज अब ये जो रिपोर्ट मैंने बोली, ये क्यों बोली हार्ट की कंडीशन आएगी, आप प्लीज सब लोग ये जसवानी लोकेश वाली ब्लड रिपोर्ट देखिए। LJ ब्लड रिपोर्ट पीडीएफ है ये, 3 पेजेस का पीडीएफ है ये। फटाफट देखिए, आप बताइए मुझे कि ये मैं किस नतीजे पे क्यों पहुंचा कि इनको आगे हार्ट कंडीशंस आएंगी। क्योंकि आप जब तक रिपोर्ट नहीं देखोगे ना, तब तक रिपोर्ट्स पढ़ना समझना नहीं आएगा।
और ये सर नहीं दिख रही हमको रिपोर्ट ये जी, बात। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना इनका सर। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, और क्या दिक्कत है? सर एलडीएल भी इनका खराब सही नहीं आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल हाँ अच्छा, एलडीएल क्या होता है? लो, खराब वाला होता है, अच्छा वाला होता है? खराब वाला, अच्छा। सर बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड बैड कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल है, तो एचडीएल भी तो इनका कम है। हाँ तो सर उसे बढ़ाना पड़ेगा ना, एसडीएल को बढ़ाना पड़ेगा। गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल को बढ़ाना पड़ेगा और एलडीएल को कम करना पड़ेगा। एलडीएल को यस कम करना पड़ेगा। ये इनका कैसे ग्लूकोज, कैसे हमको समझ में आया कि इनका एचडीएल कम है और एलडीएल ज्यादा? बताइए। सर यहाँ 100 रेंज, रेफरेंस रेंज 100 है और ये उससे ज्यादा है हाँ, तो ये बैड 130। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, और गुड कोलेस्ट्रॉल कितने होने चाहिए थे? गुड सर ये कोलेस्ट्रॉल 1। इनका 130 से ज्यादा। गुड बताइए एसडीएल बताइए। सर 147 है और 130 होना था, तो क्या मतलब हुआ? सर लेस देन 130 होना चाहिए और इनका 147 है आई थिंक। तो ये तो सर सर जैसे ज्यादा इनके हुआ। रेड ब्लड सेल्स काउंट थोड़े ज्यादा हैं इसमें, तो ये हमारे ये रेड ब्लड सेल्स काउंट होना मतलब इसका भी ज्यादा होने में कुछ प्रॉब्लम होती है क्या? भाई अगर किसी सर ये के, सर ये समझाइए ना 130 और 147। ये नॉन एचडीएल है, आप लोगों ने देखा नहीं ध्यान से, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये ट्रिक क्वेश्चन था। हम्म। ठीक है। दूसरा जो आप ये कह रही हैं, आप पूछ रही हैं कि इनका रेड ब्लड सेल काउंट ज्यादा है, तो सर नॉन एचडीएल का इस पे हम मतलब क्या पहले हुआ? बात कर चुके हैं कि अगर किसी का भी सेल ज्यादा होगा तो खून उसका मोटा हो जाएगा, और जब किसी का खून मोटा नॉन होगा। एसडीएल वही है क्या? हाँ जी। नॉन एसडीएल वही है क्या? नहीं नहीं, नॉन एचडीएल तो ये है कि मतलब इनके पास गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम है। तो जो सेल्स का नंबर बढ़ेगा वो कैसे है, इसको समझ लीजिए। आपके खून में क्या क्या मिला होता है? खून में प्लाज्मा होता है, फिर डब्ल्यूबीसीज होते हैं, आरबीसीज होते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं। तो अगर ये सेल्स का नंबर बढ़ेगा, मानो प्लेटलेट्स का नंबर ज्यादा हो जाए, या आपके ब्लड में आरबीसीज का नंबर ज्यादा हो जाए, डब्ल्यूबीसीज का नंबर ज्यादा हो जाए, तो आपका खून क्या होगा? लाइक पहले एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी घुली थी तो ठीक ठीक घुल गई थी, अभी दो एक गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी डाल दोगे तो घुलेगी नहीं। तो क्या होगा? पानी मोटा हो जाएगा, तो ब्लड आपका क्या होगा? मोटा हो जाएगा। तो आपके माइनर ब्लड कैपिलरीज में इसको ट्रेवल करने में दिक्कत आने लगी। इसीलिए सेल्स का ज्यादा होना या सेल्स का कम होना, दोनों ही बुरा है। सेल्स कम होंगे तो मैंने बताया था, आप लोग भूल गए शायद, कि ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग रुकेगी ही नहीं अगर सेल्स कम होंगी। हाँ, प्लेटलेट्स कम होंगे तो ब्लीडिंग रुकेगी। तो खून पतला होना भी बुरा है, खून मोटा होना भी बुरा है। ठीक है। चलिए, तो अभी किसी टेस्ट में मुझे नहीं लगता आपको कुछ ऐसी कंफ्यूजन होनी चाहिए। मोटी मोटी सारी चीजें आपने समझ ली है कि भाई किसी का ब्लड टेस्ट में क्या क्या देखना है। ब्लड टेस्ट में आप, बहुत सिंपल है कि आपको हार्ट कंडीशन देखनी है तो लिपिड प्रोफाइल देखना है, किडनी कंडीशन देखनी है तो किडनी फंक्शन देखना है, लिवर कंडीशन देखनी है तो लिवर फंक्शन टेस्ट देखना है, ब्लड कंडीशन देखनी है तो सीबीसी देखना है। बाकी अलग अलग इन्फेक्शंस के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। इन्फेक्शंस की कंडीशन में हम एक्सरसाइज कराएंगे ही नहीं, तो हमें उधर जाना ही नहीं कि सर ये हमें हेमाटोक्रिट के किस लिए देखते हैं सर? इन्हीं की किसके लिए। रिपोर्ट में जैसे सीबीसी के ये हेमाटोक्रिट, इन्हीं की रिपोर्ट में सीबीसी आरबीसी के बाद में है वो एमसीबी एमसीएच हाँ बताया तो वो, एमसीएचसी और आरडी। मतलब मीन वॉल्यूम बताया तो इन्फेक्शन की कंडीशन शो करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। अगर आपके ब्लड सेल्स का टोटल वॉल्यूम जो है इंक्रीज रहेगा,
तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, तभी ये ज्यादा हो रहे हैं। जब इन्फेक्शन होगा तो बॉडी क्या करेगी, डिफेंस मैकेनिज्म में ज्यादा सेल्स बनाएगी, तो ज्यादा सेल्स बनाएगी तो जल्दी मार भी डालेगी। भाई जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो महामारियां ज्यादा आएंगी, बीमारियां ज्यादा आएंगी, लोग मरेंगे जल्दी। ठीक वही चीज हमारी बॉडी में भी होती है, जब सेल्स का नंबर ज्यादा होता है तो सेल्स डिस्ट्रॉय भी जल्दी होते हैं। ठीक है। सर सर ये जैसे सीबीसी में ये मोनोसाइट्स, इथ्रोसाइट्स और ये अभी सब बत, चीजें जो अभी होती हैं बताया सर, था, इन्हीं थोड़ी को देर हमने पहले टोटल बताया। कैलकुलेट करना है, इन्हीं को ही टोटल कैलकुलेट करके बस अब देखना है सर। नहीं नहीं नहीं, सबके अलग अलग टेस्ट होते हैं भाई, ये तो डिफरेंशियल काउंट है। ये तो एक ये स्लाइड बनाई इन्फेक्शन उसमें वाले। कितने मिले पर क्यूबिक उनको, ये सारे अलग अलग टेस्ट हैं। एक टेस्ट दूसरे टेस्ट से रिलेट नहीं कर रहा। अगर डिफरेंशियल काउंट देखेंगे तो एक स्लाइड में देखेंगे कि कितने आपको लिम्फोसाइट्स मिले हैं, कितने मोनोसाइट्स, कितने बेसोफिल, कितने एस्टोफिल, एक स्लाइड में देखेंगे। अगर किसी को आरबीसी देखना है तो एक वो लगाएंगे और देखेंगे इसमें आरबीसी का नंबर पर क्यूबिक एमएल कितना है। इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी देखेंगे, इसी तरीके से प्लेटलेट्स देखेंगे। अगर आपका ईएसआर लगा रहे हैं तो एक एक स्लाइड में एक टेस्ट ट्यूब में लगा के छोड़ दिया कि कितने एमएल का फॉल है। तो ये एक अनुमान पे चलता है। ये जो टेस्टिंग का तरीका है, एक छोटे जैसे आप वो देखते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं, आंकड़े बनाते हैं। तो एक छोटा सा जैसे एग्जिट पोल वगैरह आते हैं ना चुनाव के, 500 लोगों से बात की और उसके बेसिस पे 500 लोगों ने बताया कि भाई 300 लोग बोल रहे हैं बीजेपी जीतेगी, तो मान जाते हैं कि बीजेपी जीत रही है। तो इसी तरीके से बॉडी में भी एक छोटे एरिया को चेक करके देखते हैं, उस हिसाब से पूरी बॉडी का अनुमान लगाएंगे। और ओके सर, तो आपके काम के टेस्ट जो है, न्यूट्रिशन के टेस्ट हैं। न्यूट्रिशन के सारे टेस्ट आपके काम के, हॉर्मोन्स के टेस्ट आपके काम के हैं। ठीक। लिवर फंक्शन के टेस्ट आपके काम के हैं, ये देखने के लिए कि लिवर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किडनी फंक्शन के टेस्ट आपके काम के हैं, ये देखने के लिए किडनी ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपके लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट ये बताएगा कि आपकी खून की नसें कितनी साफ है, कितनी मेहनत कर सकते हो आप। तो जिसकी खून की नसें जितनी ज्यादा साफ होंगी वो उतनी ज्यादा मेहनत कर सकता है। तो लिपिड प्रोफाइल आपको मेहनत करने की आजादी देगी। इसके अलावा जो सीबीसी का टेस्ट है वो आपके मतलब का नहीं है, क्योंकि वो इन्फेक्शन फिगर आउट करने का टेस्ट है। आप सिर्फ ये देख सकते हो कि इसके पास हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है। आप सिर्फ ये देख सकते हो कि उसके पास प्लेटलेट तो कम नहीं है। आप सिर्फ ये देख सकते हो कि इसका इसका ईएसआर तो नहीं गड़बड़ है। इसके अलावा अगर कोई भी और टेस्ट ऊपर नीचे होता है तो एक्सरसाइज नहीं करानी, मतलब इन्फेक्शन है। हाँ, अगर 2-4%, 10% का चेंज है तो इतना चिंता की बात नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मल वैल्यू के थोड़ा सा ऊपर जा रहा है या थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। सर कुछ चीजें तो सामने वाले से बात करके भी समझ में आ जाती है, वो बता ही देते हैं कि इतना लेवल का है, ऐसा है, वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा समझ में मैं आ वही जाता तो है। कह रहा हूँ, जैसे ग्लूकोज का टेस्ट करोगे आप, तो किसी का ग्लूकोज का टेस्ट करने से आपको क्या पता चलेगा कि इंसान को कितनी मेहनत करानी है। जिसका जितना ज्यादा ग्लूकोज का लेवल होगा उसको उतनी ज्यादा मेहनत की जरूरत, उतना ज्यादा पैदल चलना पड़ेगा। तो आपको जो टेस्ट देखने हैं अपने मतलब के, वो सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको एक्सरसाइज डिजाइन करने में हेल्प है। ठीक। आपको इन्फेक्शन का कोई टेस्ट नहीं देखना, आपको HSCRP का कोई मतलब नहीं है, आपको CRP का कोई मतलब नहीं है, आपको किसी तरह का इन्फेक्शन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां आप दवाई नहीं दे रहे हो। हाँ, अगर आप दवाई देना चाहते हो तो फिर ये टेस्ट आपके मतलब की है। मैं सोच रहा हूँ इस बार आपको थोड़ी सी दवाइयां भी पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो मैं सर आयुर्वेद इस की कुछ रिपोर्ट दवाइयां भी में दूंगा। ईएसआर तो नहीं है ना? नहीं, ये सारा अलग से होता है ना, सीबीसी के साथ ये सारा ओके। इसमें ओके। नहीं। और सर ये ये सार तो कराने की। ओवरऑल मतलब सर, ओवरऑल मतलब अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो उनको अपने मतलब खाने पाने पे ध्यान देना रिपोर्ट पे, चाहिए। ये इस रिपोर्ट पे अगर देखेंगी तो हर चीज बॉर्डर लाइन के आसपास है। हम्म। मतलब चीजें बिगड़ने को तैयार खड़ी हैं। मैंने आपको बोला ना 10 साल अगर ऐसा रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी आपको। मैंने ये नहीं हम्म। बोला 1-2 दिन में प्रॉब्लम आ रही है।
10 साल बाद। ठीक है सर। तो अगर 10 साल के भीतर इनको सुधार लिया गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके सुधरने में सर। सिर्फ 3 महीने लगेंगे, ज्यादा नहीं। अगर किसी की रिपोर्ट बॉर्डर लाइन वाली है तो उसको 3 महीने लगते हैं सुधरने में, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने में, क्योंकि आपके एक आरबीसी का लाइफ साइकिल 30 डेज का होता है। तो अगर एक हम्म आरबीसी मानो आज पैदा हुआ तो 90 डेज बाद वो मर जाएगा। 90 डेज उसकी मैक्सिमम लाइफ साइकिल की। तो 3 महीने अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हो तो सारे ब्लड सेल्स आपके नए होंगे। ओके। ठीक। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू। अब बताइए, किसी को टेस्ट को लेके कुछ कंफ्यूजन है कि थोड़ी क्लैरिटी आई? सर एक बार किडनी टेस्ट और समझा दीजिए सर। सर किसको? आया है थोड़ा थोड़ा, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ घुस सर सकते हैं एक मैंने अंदर। टेस्ट भेजा है, लीवर का भेजा है, फैटी लीवर का भेजा है सर, एक टेस्ट अभी अभी भेजा है मैंने आपको। मैं मैं तो मैं वही बता रहा हूँ, फैटी लिवर का टेस्ट जो होगा उसमें क्या बढ़ा हुआ मिलेगा वो जान लीजिए। सीरम बिलोरुबिन, SGOT, SGPT, ये 3 लेवल्स जो हैं ये डिस्टर्ब मिलेंगे, जो बताएंगे कि लिवर अच्छा काम नहीं कर रहा। ये लिवर के बाइल से। तो अगर ये थोड़े बहुत सर बॉर्डर रिपीट लाइन, प्लीज, सर रिपीट प्लीज सब एक चीज बार फिर से। सब चीज फिर से रिपीट करेंगे सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग अगर म्यूट नहीं करोगे तो सुनाई नहीं देगा। देखिए, सीरम बिलोरुबिन पहला टेस्ट होता है जो ये बताता है कि आपका लिवर सही तरीके से बिलोरुबिन को प्रोसेस कर रहा है कि नहीं, मतलब आपके बॉडी में ज्यादा आरबीसी सेल्स मर तो नहीं रही। तो सीरम बिलोरुबिन ये डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। कोई भी एक टेस्ट आप देख लो, अगर ये गड़बड़ है तो प्रॉब्लम चालू हो रही है। दूसरा टेस्ट होता है SGOT और SGPT। ये दोनों टेस्ट तो शादी से पहले हर लड़के का करा लेना चाहिए, तो पता चल जाएगा लड़का आपका लंबा साथ निभाएगा कि जल्दी निकल जाएगा। ठीक। तो अगर किसी इंसान का SGOT SGPT डिस्टर्ब आ रहा है तो समझ लीजिए कि उसको अर्ली 40s में एक हार्ट का इवेंट आएगा। तो ये SGOT SGPT बहुत जरूरी मार्कर है ये समझने का कि आपका लिवर आपको सही एनर्जी बना के दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो लिवर फंक्शन टेस्ट में ये 3 टेस्ट से आपका काम हो जाएगा। किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या देखना है आपको कि क्रिएटिनिन तो ज्यादा नहीं आ रहे। ठीक, क्रिएटिनिन ज्यादा है तो प्रॉब्लम है, तुरंत एक्सरसाइज रोक के डॉक्टर के पास बताइएगा। दूसरा क्या देखना है कि GFR रेशियो कैसा जा रहा है। अगर GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ठीक है, ये 125 ml पर मिनट तक मैक्सिमम है। तो अगर ये 100 के थोड़ा बहुत नीचे, 100 के थोड़ा बहुत ऊपर है तो ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत कम हो रहा है या बहुत ज्यादा हो रहा है तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक। तो ये हो गए आपके बेसिक से टेस्ट जो ये समझा देंगे कि इसके अलावा यूरिक एसिड देख सकते हो, यूरिया देख सकते हो, क्रिस्टल्स, क्रिएटिनिन देख सकते हो, जो ये बताएंगे कि आपके खून में गंदगी कितनी है। ठीक। तो ये हो गया किडनी फंक्शन टेस्ट। तो आपका एक तरफ हो गया लिवर फंक्शन, एक तरफ हो गया किडनी फंक्शन। तीसरा जो मेजर टेस्ट है वो है लिपिड प्रोफाइल, जिसमें आप कोलेस्ट्रॉल देखोगे और ट्राइग्लिसराइड देखोगे। अगर गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के बीच रेशियो ज्यादा गड़बड़ है तो सीरियस प्रॉब्लम है, अंदर सूजन हो रही है। और अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़े हैं तो फिर मेहनत करना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों सिंपल से टेस्ट आपको हार्ट हेल्थ बता देंगे कि हार्ट कैसा काम कर रहा है, आपकी खून की नसें कैसे। ठीक। किडनी के टेस्ट बता देंगे किडनी शरीर से गंदगी कितनी निकाल पा रही, गंदगी कितनी है। और आपका लिवर फंक्शन टेस्ट ये बता देगा कि आपको ताकत कितनी मिल रही है, कितना आप कमजोर या कितने आप ताकतवर हैं। तो किसी इंसान के ये सिंपल से ब्लड टेस्ट देख के हम ये जान जाएंगे कि इसको 10 सूर्य नमस्कार कराने हैं या 50 सूर्य नमस्कार कराने। क्लियर? तो ब्लड टेस्ट इसमें जोड़ने के पीछे रीजन ही यही था कि आप समझ सको किसको कितनी मेहनत करा सकते हैं, किसको आराम से करा। समझ गए? अब किसी को ब्लड टेस्ट में कोई कंफ्यूजन है?
सर अब सीरम बात करते हैं बिलिरुबिन क्या है? अल्ट्रासाउंड में। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अगर किसी भी ऑर्गन पे सूजन है, कोई भी ऑर्गन के साथ अगर आइटिस वर्ड जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि उस हिस्से पे सही से खून नहीं पहुंच रहा है। तो उस हिस्से पे क्या करना होगा, हमें सही से खून पहुंचाना होगा। और अल्ट्रासाउंड में इसके अलावा क्या दिखेगा आपको, कि कहीं कुछ एडिशनल डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है। लाइक यूट्रस में कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है, गॉल ब्लैडर पे कोई डेवलपमेंट तो नहीं है, किडनी में कोई एडिशनल डेवलपमेंट, स्टोन टाइप का कोई डेवलपमेंट हो, फाइब्रॉइड टाइप का कोई डेवलपमेंट हो, ओवरी पे कुछ ऐसा डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है, ओवरी पे सिस्ट तो नहीं बन रहे। तो ये सारी चीजें कहाँ से दिखेंगी आपको, ये देखेंगे अल्ट्रासाउंड से, जिसका मतलब है उस हिस्से पे ढंग से खून पहुंचाना है आप। स्टोन की कंडीशन में अगर ये स्टोन आपका में है, तो समझिएगा कि चिंता की बात नहीं है। अगर ये स्टोन सेंटीमीटर क्रॉस कर रहा है, तो ये फिर चिंता का विषय बनता जाएगा। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में अगर ये कन्वर्ट हुआ, तो फिर उसको सर्जिकली ऑपरेट कर देना समझदारी होगी। तो क्लियर हो गया, इंडोमेट्राइटिस मिल जाएगा, एडिनोमायोसिस मिल जाएगा, ओवरी पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, चॉकलेट सिस्ट मिल सकता है, सिस्ट मिल सकता है, ब्लैडर पे इंफेक्शन हो सकते हैं, ब्लैडर पे सूजन हो सकती है, किडनी स्टोन हो सकता है, या लिवर पे सूजन हो सकती है, इंटेस्टाइन पे सूजन हो सकती है, या फिर और क्या देख सकते हो, स्टमक पे सूजन देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके अल्ट्रासाउंड, प्रोस्टेट ग्लैंड पे सूजन देख सकते हो। ये सब कुछ कहाँ, सर्विक्स पे सूजन देख सकते हो। ये सब कुछ कहाँ मिलेगा, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। ठीक है। तो अभी आपको एक मोटी मोटी समझ हो गई कि क्या चीज कैसे हमको समझाएगी, कहाँ हमें क्या समझना है। ठीक। एमआरआई और एमआरआई में क्या मतलब एमआरआई किसका पता लगाते हैं? एमआरआई रिपोर्ट अगर किसी की आ रही है, तो ये देखिएगा कि उसमें बोन का जिक्र हो रहा है, तो थैंक यू बोल दीजिएगा कि भैया एमआरआई में अगर बोन डिजनरेशन है तो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मसल्स डिजनरेशन है तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक। तो एमआरआई जो है अल्ट्रासाउंड और एक्सरे का बड़ा भाई है, दोनों का कंबाइन रूप बड़ा भाई है, और डिटेल से स्टडी करने के लिए केवल। और सीटी स्कैन जो है वो न्यूरोलॉजिकल स्टडीज को और डिटेल कर देगा, वेस्कुलर स्टडीज को और डिटेल कर देगा। तो सीटी स्कैन, एमआरआई अगर कहीं आ रही है, तो ये देखिएगा कि कहीं कुछ डिजनरेशन तो नहीं है, कहीं कुछ एक्सेस सूजन तो नहीं है, उस हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। और सर कहीं जैसे स्वेलिंग है तो स्वेलिंग में तो टोटली रेस्ट ही सजेस्ट करेंगे ना, जैसे आपने बोला कि तो। स्वेलिंग ही ऐसी चीज है जो हमसे बेहतर कोई नहीं ठीक कर सकता। स्वेलिंग का मतलब है उस हिस्से पे ढंग से खून नहीं जा रहा है, जिससे वहां कुछ दूसरी चीज इकट्ठा हो गई है। तो अगर स्वेलिंग है तो कोल्ड कंप्रेस सबसे अच्छी चीज है। लाइट स्ट्रेचेस, एक्सरसाइजेस, ये जो स्वेलिंग वाली इस चीज में बता रहा हूँ ना, हमारी बॉडी में जी। रोज सूजन होती है। तो हम्म। इसीलिए पवन मुख सीरीज हमने पहले आपको फोर्स करके सिखाया कि भैया 45 डेज पवन मुख, पवन मुख, पवन मुख। तो ये सूजन को कम करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलराइज करने के लिए अच्छा। बहुत अच्छी चीज है। तो ओके सूजन सर। मतलब पुअर ब्लड सर्कुलेशन। ओके सर। ठीक। सर एक और चीज बता दीजिए कि कहाँ पे हमको हॉट पैक लगाना है और कहाँ पे हमको कोल्ड पैक लगाना है। जहां कहीं सूजन है वहां कोल्ड पैक, जहां कहीं मसल्स का स्टिफनेस है, मसल फाइबर्स में स्टिफनेस है, उधर हॉट पैक। ओके सर। थैंक ठीक। जहां मसल्स को सॉफ्ट करना हो, हॉट एंड कोल्ड पैक। तो अगर कोई देर तक बैठ के उसकी पीठ अकड़ गई है, तो हॉट एंड कोल्ड पैक अच्छा होगा। ठीक। सर अगर हॉट एंड कोल्ड, सर अगर स्वेलिंग हो तो कोल्ड पैक, और कोल्ड अगर पैक, अकड़ गई है तो हॉट बहुत सिंपल हॉट तरीके से पैक। समझते हैं। देखिए, जब कहीं सूजन होगी मतलब उसमें खून की जगह कुछ और भर गया है, तो उसको जब ठंडा करोगे तो क्या होगा, सिकुड़ेगा, फ्लूइड बाहर जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा होगा, सूजन कम होगी। जब कहीं पे खून अच्छे से नहीं जा रहा, तो वहां क्या होगा, अकड़न हो जाएगी। तो वहां गर्म करेंगे, वेसल्स डायलेट होंगी, खून अच्छे से बहेगा,
मसल सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक। और जहां लंबे समय से मानिए अकड़न है, तो वहां क्या करेंगे, हॉट एंड कोल्ड दोनों करेंगे। तो उससे क्या होगा, जब आप हॉट करोगे फैल जाएगा, कोल्ड करोगे सिकुड़ जाएगा। तो अगर ब्लड वेसल्स में कहीं कुछ जमा हुआ है तो खुल जाएगा, खून की सप्लाई अच्छी हो जाएगी। सर पहले हॉट देंगे फिर कोल्ड देंगे, है ना? हॉट एंड कोल्ड में पहले ठीक, हॉट हॉट देंगे ना? से करेंगे, खत्म सर हॉट से करेंगे, बीच में कोल्ड चेंज करेंगे। पहले हॉट फिर कोल्ड। पहले हॉट फिर कोल्ड, फिर हॉट फिर कोल्ड, फिर हॉट फिर कोल्ड, फिर हॉट, खत्म। या फिर आप अगर और करना चाहते हो तो कोल्ड फिर हॉट, मतलब शुरू भी हॉट और खत्म भी हॉट। सर कितने कितने मिनट करना होता है ये हॉट एंड ठीक, कोल्ड? क्लियर। चलिए, सर तो अब बहुत बहुत बधाई आप सबको। अब आपकी सर हॉट ट्रेन रेडी है बीमारी पढ़ने के लिए। अब कल से हम बीमारी पढ़ना चालू करेंगे। कल से रोज मैं एक एक बीमारी आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। एक बीमारी को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे इस बार। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी आपको बता दूं। पर आयुर्वेदिक जी जी। दवाओं का मिसयूज मत कीजिएगा, नहीं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिस चीज के लिए बताई गई है उसी चीज के लिए उसका उपयोग करिएगा। ठीक है। चलिए, तो आपके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। तो बता टाइम सर, टाइम कितना, हॉट का टाइम कितना होता है, कोल्ड का कितना टाइम होता है? शिल्पा जी, 3 दिन तक हॉट रखिएगा और 5 दिन तक कोल्ड रखिएगा। हाँ, तीन आप मिनट और 5 मिनट? सवाल आप सवाल जब करते हो तो प्लीज सोच लिया करो थोड़ा। हॉट पैक कितनी देर गर्म रहेगा? जब आप एक टॉवल गर्म करके रखो, कितनी देर रहेगा वो गर्म? सर जितना सहन होगा। अरे प्रभु, वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। सर और जब ज्यादा ठंडा हो होता है जाएगा तो तो फिर उसको हटाना ही पड़ेगा, उसको आप गर्म थोड़ा कर सकते हो। नहीं समझ में नहीं आया? सर आजकल वो रखते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक वाला, ये वाला वो वो वाला, तो इलेक्ट्रिक वो इलेक्ट्रिक रखते हैं से नहीं फिर। होता हॉट एंड कोल्ड पैक। सिंपल टॉवल लीजिए, गर्म पानी में डुबोइए, निचोड़िए और लगा दीजिए। जब वो ठंडी होने लगे तो उसको हटाइए, ठंडी टॉवल निचोड़िए और लगा दीजिए। तो जितनी देर में टॉवल अपना टेम्परेचर चेंज करेगा उतनी देर में आप चेंज कर लीजिएगा। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। ऐसा होता है ना कि कभी कभी वो ड्राई क्लोथ बांध देते हैं, तो वो बोलते हैं कि वो उतनी देर नहीं गर्म नहीं, रह मैंने तो सकता है। बोला ही नहीं आपको पैक लगाने को। मैंने तो आपको बोला हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस। कंप्रेस? हाँ तो कंप्रेस सर से हमें नहीं सीधा सा पता ना, मतलब होता है। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, पैक का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, पैक अलग चीज है। पैक पैक जो है वो बांधा जाता है। ठीक। और पैक कभी भी कोल्ड पैक नहीं होता, पैक हमेशा हॉट पैक होता है। अच्छा। ठीक। तो अ, अगर किसी चीज को आप पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा सा बेसिक सेंस लगाइए बस, और कुछ नहीं, इतना मुश्किल नहीं है ये सब। कभी मुझसे शिल्पा जी समय मत पूछिएगा, 200 बार आपको मना कर चुका हूँ। नहीं सर, लेकिन अब ये आप अब आपने क्लियर किया ना, तो हम कंफ्यूज फिर थे, तो ये शिल्पा जी, आप यही नहीं हर चीज पे समय पूछते हो। और मैं आपको हर बार बता चुका हूँ कि समय जैसी कोई चीज एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। अगर किसी इंसान को ज्यादा अकड़न है तो ज्यादा देर तक गर्म रखना पड़ेगा। अगर किसी इंसान को कम गर्म है तो उसको कम रिपीटेशन करने हो। अब आप बोलो कि 4 बार रखें कि 6 बार रखें, भाई जैसी पेशेंट की जरूरत होगी उसे 4 बार भी रख सकते हो, 6 बार भी रख सकते हो। 2 बार में काम हो जाए तो भी अच्छा है। तो पेशेंट की सीवियरिटी के हिसाब से आपको वहां पे मसल्स टच करके जज करना होगा कि कितनी बार रखना है, कितनी बार चेंज करना है। इसका कोई स्टैंडर्ड टाइम जो है ना, वो अगर मैं आपको बता दूं तो मीट ही नहीं कर पाओगे आप। मैं अगर मानो आपको बोल दूं कि 2 मिनट तक गर्म रखना है, 2 मिनट में आपकी टॉवल ठंडी हो गई, आप रखे हो, तो फायदे की जगह नुकसान होगा। तो इसलिए टाइम मत पूछिएगा आज के बाद मुझसे कभी भी। सर अगर पैर डिप कर रहे हैं किसी चीज में, गर्म या ठंडे में, तो उसमें भी टाइम नहीं देखते क्या सर? कैसे टाइम देखोगे आप, एक बार बताओ। गर्म पानी उसमें में भी पैर होते। डाला, गर्म पानी हाँ में पैर डाला, पानी हाँ। की औसत क्वालिटी जो है अगर सहने लायक हो तो 5 मिनट बाद वो पानी अपना टेम्परेचर लूज कर जाएगा। तो 5 मिनट हम्म, से ज्यादा आप पैर उसमें रखोगे तो आपको टॉप अप करना पड़ेगा। हाँ। तो टॉप अप कर रहे हो तो और ज्यादा रखो, नहीं तो निकाल लो। नहीं सर, वो हॉट एंड कोल्ड वाटर भी तो होता है, आप थोड़ा देर ठंडा में रखो, थोड़ा देर गर्म में रखो, वो भी तो होता है सर। क्यों क्यों करते हैं इसको? मुझे नहीं मालूम ये क्यों करते हैं। सर उसमें भी यही बोलते हैं ना कि थोड़ा ठंडा गर्म करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन, जो मतलब स्टेगनेशन वहां पर हो रहा है, वो धीरे से बढ़ जाएगा, और वो सूजन पैर पे, या जो भी हो रहा है। पैर पे हाँ भी पैरों ब्लड को। सर्कुलेशन। अरे वो पैरों ब्यूटिशियन वाली दीदी रखती होंगी और तो पैर पे ब्लड सर्कुलेशन
कभी भी कमजोर नहीं होता भाई। ऊपर से आ रहा तो नीचे तो आएगा ही आएगा, कहाँ बीच में रुक जाएगा। कभी सुना किसी के पैर में खून आ कम रहा है? जाता कम है क्योंकि उसकी नसें फैल जाती हैं। आना कभी कम नहीं होता, जाना कम होता है। हम्म। ठीक। नहीं, जैसे अगर हमें बहुत पैरों में दर्द हो रहा है, सर हॉट एंड कोल्ड सही नहीं होगा उसमें? पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, नहीं? बेसिक साइंस समझिए ना। आपकी खून की नसें ऊपर से नीचे आ रही हैं, तो पैर में खून तो हर हाल में आएगा। अब जब जाने वाली नसें चौड़ी हो जाएंगी तो नहीं जाएगा। तो गर्म पानी में और रखोगे तो खून आपके नीचे जमेगा। तो पैर तो हमेशा ठंडा रखना चाहिए। अगर पैरों में ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रही है, अगर आपको वेरिकोज वेन हो रहा है, तो आपको ठंडे पानी में पैर रखना चाहिए। गर्म पानी में पैर उनको रखना चाहिए जिनका लिम्फेटिक सिस्टम अच्छा नहीं, जो पानी कम पीते हैं। तो गर्म पानी में पैर रखने से अच्छा पानी पियो। वो पार्लर वाली दीदी मैल छुड़ाने के लिए गर्म पानी में पैर रखती है, डेड स्किन छुड़ाने के लिए है। और तो गर्म पानी में कोई थेरेपिस्ट नहीं रखता है, क्योंकि गर्म पानी में पैर रखने से थोड़ी देर के लिए आराम मिलेगा, बाद में पुअर सर्कुलेशन हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो गर्म ठंडा से एक वैसे भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, पर आपने पूछा इसलिए हमने बोल दिया। सर इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने पूछा सर क्या कह आपसे। रहे हैं? कंफ्यूजन बहुत रहता था, इसलिए पूछ लिया सर आपसे। भाई गर्म ठंडे सेक में कोई कंफ्यूजन नहीं होती, बहुत सिंपल सी चीज है। आज के बाद आपको कभी नहीं बोलेगा कि जहाँ सूजन है वहां ठंडा कर दो, और जहाँ अकड़न है वहां गर्म कर दो, बस। तो पैर में कभी सर, अकड़न होती है क्या? हाँ, कभी देखा पैर में अकड़न? अकड़न तो नहीं होती पैर में। तब फिर दर्द ही करते हैं पैर, तो बस अकड़न तो कभी नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत सर ये धन्यवाद। सोरनेस होगी इसमें क्या? सोरनेस अगर जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और सोरनेस हो गई है थाइस में या कहीं पे भी, तो तो हमें। पानी पीजिए ना प्रभु। लिम्फेटिक अच्छा। सिस्टम का प्रॉब्लम है ना वो। अच्छा। पहले दिन जब कोई एक्सरसाइज करने आता है तो उसकी बॉडी बहुत मजेदार मूव करती है ना। वो आवश्यकता से ज्यादा ऐसे उछल उछल के दिखाता है, मैडम यहाँ तक और आगे ले जाओ और आगे ले जाओ। और दूसरे दिन आता है बोलता है, अरे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। ये होता है पानी कम पीने का नतीजा। आप लोग तो साइंस पढ़ रहे हो, बेसिक समझ रहे हो, फिर आप बोल रहे हो गर्म ठंडा करना है। ठीक है। चलो, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी डांट खा के भी नहीं नहीं शिल्पा जी, देखिए मैं डांटता नहीं हूँ, आप सब मेरे से बड़े हो।